आखिरी गोली। जूं जूं इम्तिहान करीब आते जा रहे थे, सुलेमान ज़हनी दबाव और घबराहट का शिकार होता चला जा रहा था। इसकी जिंदगी दो खानों में बट गई थी, तालीमी सरगर्मियां और फिर मुजरमाना कार्रवाइयां। वो 24 साल का एक खुबरू नौजवान था जिसे जासूसी कहानियों और नावलों में मुस्बत और इस्लाही किरदारों के बरक्स मुजरमाना किरदारों से रग़बत और उनसियत हो चुकी थी। एक नावल के क्रिमिनल हीरो का किरदार उसके जहन पर पूरी तरह छा चुका था, जो अपनी ख्वाबसूरत और हुसैन और जमील महबूबा की तरह तरह की फरमाइशें पूरी करने के लिए चोरी और डकैती की वारदातें किया करता था। इसे शर्लॉक होम्स के बरक्स चूर आर्सीन लोपेन का किरदार ज्यादा दिलचस्प और पुरकशिश महसूस हुआ था। सुलेमान ज़हीन तालिब इल्म था, इसमें आगे बढ़ने की लगन थी, लेकिन बाप का साया सर से उठने के बाद उसकी राह मुआशरे की बेरहम सड़क पर जगह जगह जख्मी हुई। चुनांचे वो अपने अखराजात और उफ्ताद तब की तस्कीन के लिए कहानियों के मुजरमाना किरदारों को पसंद करने लगा। वो नौजवान था और उसकी कमजोरी इसकी हुसैन और ख्वाबरू महबूबा उर्वा थी। इसके होंठों की दिलकश मुस्कुराहट दिल मुँह लेने वाली थी। वो डबल एमए कर चुकी थी और चाहती थी कि इसका होने वाला खावंद कम अज कम एक एमए तो किए हुए हो। उर्वा डिफेंस के इलाके में रहती थी, जबकि सुलेमान महमूद आबाद की मुतवस्सित आबादी में अपने एक दोस्त के फ्लैट में गुजर बिसर कर रहा था। वो अपने बाप की इकलौती औलाद था। बाप की वफात के कुछ अरसे बाद ही उसकी वालिदा भी एक हादसे में चल बसी थी। जब वालिद और वालिदा दोनों चले गए तो तालीमी सिलसिला जारी रखने में तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसे ऐसा मालूम हुआ जैसे लोगों के चेहरों से तरह तरह खौल उतरने शुरू हो गए हैं। वो बेरहम चेहरों और संग दिल वीरानों में बदल गए हैं। एक दिन वो किस्तों पर ली हुई अपनी बाइक पर उर्वा की फरमाइश की तकमील में चला जा रहा था कि सदर के इलाके से डिफेंस मैन रोड पर आते हुए इसकी बाइक सड़क की खुदाई और तंग रास्ते के बाइस सेठ परवेज खान की कार से टकरा गई और कार की बॉडी पर लंबी लाइन पहुंच गई। परवेज खान गुस्से और इश्तियाल के आलम में नीचे उतरा और उस पर सरतापा निगाह डाली। उसके लंबे कद मजबूत जिस्म आगे बढ़ने की लपक ने परवेज खान का गुस्सा उतार दिया और उसने इसे अपनी तंजीम का जुज़्व बनाकर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। यूं सुलेमान परवेज खान की दावत पर रात के वक्त उसकी कोठी में चला आया। परवेज खान ने इसके सामने एक प्रोग्राम रखा। कमरे की खूबसूरती और आरास्तगी ने सुलेमान को कुछ ऐसा मुतासिर किया कि इसने परवेज के मुजरमाना प्रोग्राम का हिस्सा बनने की हामी भर ली। वो अपनी महरूमियों का अजाला करना चाहता था। अब इसे परवेज के फ़ोन का इंतज़ार रहता था कि कब कोई काम उसके सुपुर्द किया जाएगा, लेकिन इम्तिहान की तैयारी के दौरान उसकी तवज्जो बट गई थी। मुनक़सम ज़हन की वजह से सवालात के जवाबात याद करने में दिक्कत और उलझन का सामना करना पड़ रहा था, लिहाजा घबराहट और उलझन ने इज़्महलाल की सूरत इख्तियार कर ली थी। इसी दौरान इसे मोबाइल फ़ोन पर परवेज खान का पैगाम मिला कि महमूद आबाद के आखिरी सिरे पर वाक़ई इस पुराने आसिबी मकान में चले आओ, जहाँ तुम्हें नए मिशन के मुताल्लिक़ हिदायत दी जाती है। यह गैर आबाद मकानों की कतार के अक़ब में टीले पर वाक़ई एक वीरान सा पुराना मकान था, जिसके झड़े हुए हिस्से रात के वक्त खौफनाक दिखाई देते हैं। इस मकान के मुताल्लिक़ मशहूर था कि यह आसिब ज़दा है और उसकी छत पर भूतों को खेलते हुए देखा गया है, लिहाजा रात को लोग इस तरफ आते हुए घबराते थे। रात के 12 बजे टीले के दरवाजे तक जाने वाली पुख्ता सड़क पर सुलेमान की मोटरसाइकिल हेडलाइट्स की रोशनी में तेज़ी से सदर दरवाजे की तरफ बढ़ती जा रही थी। वो अल्फालझन के आलम में सोच रहा था कि आखिर इस रास्ते का अंजाम किया होगा जिस पर वो चल निकला था। अगर उसकी तालीम अधूरी रह गई तो वो उर्वा से भी हाथ धो बैठेगा। उर्वा, जिसकी मुस्कुराहट और दिलकश शख्सियत पर वो हजार जान से फिदा हो चुका था, अब इसकी जुदाई उसके लिए सुहान रू थी। ठंडी और तेज हुआ के झोंके शाई शाई का शोर मचाते हुए गुजर रहे थे। जब वो गैराज में गाड़ी रोक कर बाहर निकला और मुलाजिम ने बैरूनी दरवाज़ा अंदर से बंद किया, इसी लम्हे बादल बड़े जोर से गिरजे जैसे आसमानों पर किसी की जान ली जा रही थी। वो बहादुर और दलेर लड़का था। गोलियां चिल्लाना, खंजर के वार करना, रातों को अपने मिशन पर निकलना इसका मामूल था, मगर आज ना जाने क्यों वो कुछ खौफ सा महसूस कर रहा था। वो बेजान कदमों से चलता हुआ मुख्तलिफ राहदारियों से होकर बास के कमरे में दाखिल हो गया। कमरा सादा मगर साफ सुथरा था। कमरे के वस्ती मकाम पर लगी बड़ी और शानदार मेज़ के पीछे परवेज खान अपनी आराम कुर्सी पर बैठा झोल रहा था। इसकी नीली आंखों में तेज चमक थी। अचानक कुर्सी की हरकत राग गई। सुलेमान को इसकी नज़रें अपने जिस्म में उतरती महसूस हुईं, जैसे वो इसका एक्सरे ले रहा हो। इसने सुलेमान पर एक भरपूर निगाह डाली, फिर हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर लाते हुए बोला, क्या बात है?
आज तुम कुछ सुस्त और उदास मालूम होते हो। ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारा दिल और दिमाग कहीं और उलझा हुआ है। कोई खास बात नहीं बस इम्तिहान सर पर है। अगर आप अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दें तो बड़ी नवाजिश होगी। सुलेमान ने खुश्क होंठ काटते हुए कहा। बेटे, मामला फौरी नौयत का है। देर होने पर हमें बड़ा नुकसान अलिफाटेना पड़ेगा और मैं इस वक्त नुकसान अलिफाटेनी की पोजीशन में नहीं हूं। बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मेरे नज़दीक यूं। परवेज खान की आवाज़ तहकुमाना हो गई। सुलेमान खान अपनी नशिस्त से उठकर बड़ी मेज के करीब आया तो इसने नोटों की एक बड़ी गड्डी और एक कागज का पुर्जा इसकी तरफ फेंक दिया। सुलेमान ने ना चाहते हुए भी दोनों चीजें उठा ली। मालूमात ज़हन नशीन करने के बाद इसने पुर्जा अपने कोट की अंदरूनी जेब में छुपा लिया और उठ खड़ा हुआ। ठीक है बास, आपका काम हो जाएगा। ये कहकर वो तेज तेज कदम अलिफाटेता हुआ खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने घर आकर लिबास बदला, सूटकेस में जरूरी सामान रखकर फोन पर टैक्सी मंगवाई और एयरपोर्ट रवाना हो गया। इसने अपना सर सीट की पुश्त से टका दिया और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगा कि वो आखिर कैसी जिंदगी गुजारेगा। इसके हाथ में कलम होगा आ रिवाल्वर। यह कत्ल गारत का खेल खत्म होगा आ नहीं। इसके आंगन में नन्हे मुन्ने बच्चे खेलेंगे आ वो बच्चों को यतीम करता रहेगा। जब हवाई जहाज लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तो सबसे पहले चेकिंग के मराहिल से गुजर कर बाहर आने वाला सुलेमान ही था। इसने तेज निगाहों से एयरपोर्ट का सरसरी सा जायजा लिया। इसके खून में बर्फ सी दौड़ गई। लड़कियों और औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा थी। कहीं कहीं सेल्फियां बनाने का अमल भी दिखाई दे रहा था। सुलेमान के खून में गर्म गर्म लहरें सी दौड़ने लगे। वो अपने हाथ में पकड़े हुए बरीफ केस को मखसूस अंदाज में हिलाता हुआ टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा। एक बाइकिया वहां तैयार खड़ा था। इसने मुस्कराकर सुलेमान को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। 2-3 टैक्सियों और रिक्शाओं के ड्राइवरों ने भी बाहर निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर सुलेमान उन्हें न कहकर बाइकिया मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। अब की बार उसके लिए होटल में कमरा बुक करवाया गया था। मोटरसाइकिल तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। सुलेमान सफर तय करते हुए फिर ज़हनी तौर पर उलझ गया कि वो ये सब कुछ अपने अखराजात के लिए कर रहा है, लेकिन क्या ये सही है? फिर इसे एडवेंचर का भी याद आया। अपनी बेरहमी और संग दिल्ली पर वो कुछ मलूल हुआ। वो अपने तालीमी निसाब और अदबी तहरीरों में इंसानियत और इखलाकी अक़दार के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका था। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। इसे ये अल्फाज भी याद आए, लेकिन ख्वाबसूरत उफ़कार पर मादा प्रस्ती और ऐशो इशरत के जज्बात ने अपना गुबार फैला दिया। अच्छा मुस्तकबिल हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरे आला किरदार की कदर इस मुआशरे ने क्यों ना की? अगर पैसा ना होगा तो उर्वा भी मेरे करीब नहीं आएगी। वो उन्हीं सोचों में मगन था कि बाइक रुक गई और उसकी सोचों का हिसार टूट गया। ये होटल मूव मार्केट के वस्ती पार्क के मशरक़ी किनारे पर एक पुराने प्लाजा को गिराकर तामीर किया गया था। इसमें पार्क की जानिब के अलावा दाएं बाएं से भी दाखिली रास्तों के जरिए अंदर पहुंचा जा सकता था। होटल के हाल में निस्फ दायरे के काउंटर पर बैठी सुनहरी बालों वाली लड़की पर खुशगवार सी निगाह डालकर उसने बुकिंग रसीद दिखाई। लड़की ने इसे एक वेटर के साथ दूसरी मंजिल पर रवाना कर दिया। वो अपने रूम नंबर 150 में दाखिल हुआ। कमरा आरास्ता और पैरास्ता था। कमरे की खिड़कियां पार्क की जानिब वाक़ थीं। वेटर के जाने के बाद इसने दरवाज़ा बंद किया और खिड़कियां खोलकर ठंडी हवा में गहरे गहरे सांस लेने लगा। पार्क की रविश पर लगे सतूनों पर ख्वाहिशनुमा रोशनियां जगमगा रही थीं। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े बाग में जाबजा दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद इसने शावर लेकर ताज़ा दम होकर खाने का ऑर्डर दे दिया। खाने से फारिग होकर इसने तेज चाय पी और फिर सिगरेट सुलगाकर गहरे गहरे किश खींचते हुए सोचने लगा कि कल इसका शिकार अनजहानी हो जाएगा, फिर वो भी ना बोल सकेगा, मनो मिट्टी तले सो जाएगा। इसके अजीज और अकारिब इसे लाख पुकारें वो जवाब ना दे पाएगा। उन्हीं ख्यालात के साथ वो थक कर बिस्तर पर ऊंधा लेटा और तमाम सोचों से गाफिल हो गया। अगली सुबह वो अपने शिकार के होटल में भीड़ के साथ दाखिल हुआ और अकबी जीने की तरफ बढ़ गया। माहौल सानिसान और सन्नाटा फैला हुआ था। वो इधर अलिफादेर देखकर मोहतात अंदाज से गोल चक्करदार जीने पर कदम बढ़ाने लगा। वो सोच रहा था कि जीने के बिल्लों की मानिंद जिंदगी भी सीधी और सपाट नहीं बल्कि अलिफालजे घुमा देने वाली है। वो कदम उठाता हुआ ऊपर चला आया। इसी लम्हे लिफ्ट दूसरी मंजिल पर आकर रुक गई। लोग बाहर निकलकर राहदारी में फैल गए।
सुलेमान सीढ़ियों पर ही राग गया। वो लोगों के इधर अलिफादेर हटने का इंतजार करने लगा। जब राहदारी सानिसान हुई तो वो ऊपर चला आया। इसके कदम तेजी से कमरा नंबर 115 की तरफ उठने लगे। दरवाजे के सामने रुककर इसने हेड सर पर झुका दिया और कमीज के बड़े कॉलर खड़े कर लिए। फिर आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? किसी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। जनाब, मैं होटल बुआए हूं। आपके लिए एक पार्सल लाया हूं, सुलेमान ने तेजी से कहा। पार्सल? अंदर से हैरत से राख राख कर दोहराया गया। अच्छा, इसे दरवाजे के पास छोड़ दो, मैं बाद में अलिफाटे लूंगा। मगर जनाब, कायदे के मुताबिक मुझे आपके दस्तखत भी कराना है। अच्छी बात है, 1 मिनट ठहरो, मैं दरवाज़ा खोलता हूं। अंदर मौजूद शख्स ने खासे तजब्जुब से कहा और सुलेमान के होंठों पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट आ गई। इसने बरीफ केस खोला और इसमें मौजूद मुख्तलिफ पुर्जों को जोड़ने लगा। दूसरे ही लम्हे इसके हाथ में जदीद साख्त का वॉल्टर स्कॉट रिवाल्वर तैयार था, जिस पर साइलेंसर फुट था। यह हैरत अंगेज रिवाल्वर परवेज खान ने फराहम किया था, जो यूरोप के किसी जराइम पेशा आदमी ने तैयार किया था और खुफिया तौर पर लोगों को महंगे दामों फरोख्त कर रहा था। इसने रिवाल्वर का सेफ्टी कैच हटाते हुए दरवाजे की तरफ तान दिया। इसकी सारी तवज्जो दरवाजे के पीछे से उभरने वाली आहटों पर मरकूज थी। कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ आती हुई महसूस हो रही थी। उसके चेहरे के उजलात में सख्ती और बेरहमी उभर आई। खून में बर्क सी दौड़ गई। इस वक्त अंदर से चटखनी खिलने की आवाज आई। किस चीज पर दस्तखत करना है? दरवाजा खोलते ही इस शख्स ने पूछा। अपनी मौत के सर्टिफिकेट पर, सुलेमान ने सर्द लहजे में कहा और ट्राइगर दबा दिया। फायर की आवाज साइलेंसर की वजह से कमरे के अंदर ही रह गई। बाहर राहदारी में कोई होता भी तो सानाई न देती। गोली ठीक उसके शिकार अरबाज खान के माथे पर पड़ी थी। वो उलटकर फर्श पर लुढ़क गया। इसे चीखने का मौका ही नहीं मिला था। सारुख खून उबल उबल कर सफेद कालीन पर फैलने लगा। सुलेमान तेजी से अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। इसने रिवाल्वर अपनी पतलून में अलिफाड़स लिया था। इसने अपनी जैकेट की जेब से दस्ताने निकाल कर पहन लिए। मौसम सर्द था, लिहाजा लोग शर्ट्स आ कमीज के ऊपर कुछ ना कुछ पहनकर निकले थे। वो फुर्ती से कमरे की तलाशी लेने लगा। अलमारी के खाने, मेज की दराजें, कालीन, कोई चीज इसके हाथ से ना बची, यहां तक कि इसे वो शय मिल गई जिसकी इसे जुस्तजू थी। ये एक काले रंग का सफरी बैग था जो अरबाज खान ने दूसरे सामान में छुपा कर रखा हुआ था। जी ही सुलेमान ने सुनहरी जिप खोली, इसकी आंखों में चमक भर गई। इसने अंदर रखे हुए नोटों के तमाम बंडल मेज पर उलट दिए, फिर जल्दी जल्दी तमाम रकम गिन डाली और जब मजमूई तादाद मालूम हुई तो इसकी पेशानी पर नागवारी की सलवटें पड़ गईं। रकम इस तादाद से भी निस्फ थी जितनी इसे पाने की तवक्को थी। इसने इस्तिराब के आलम में तेजी से दोबारा कमरे की तलाशी ली, मगर कुछ और नहीं मिल सका। दिल ही दिल में खोलते हुए इसने अरबाज खान को नफरत भरी निगाहों से देखा और लपक कर उसकी तरफ बढ़ गया। इसके करीब पहुंचकर इसने एक जोरदार ठोकर उसकी पसलियों पर दे मारी। अब इसे अफसोस हो रहा था कि इसने परवेज खान के हुक्म के मुताबिक अरबाज खान को ठिकाने लगाने में जल्दबाजी से काम लिया है। पहले कमरे की तलाशी लेना जरूरी था, फिर इससे बास पर्स करके इसे मौत के हवाले करना चाहिए था, मगर अब क्या हो सकता था। वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। बाकी दौलत का राज इसे अब खुद ही मालूम करना था। कुछ सोचकर इसने इसकी जेबों की तलाशी ली, मगर सिवाय बटवे के इसकी जेबों से कुछ ना निकला। वो चंद लम्हे तक कालीन पर पड़ी लाश को ढूंढता रहा, फिर लंबे लंबे सांस लिए और नोटों के बंडल और रिवाल्वर को अपने बरीफ केस में रख लिया। मकतूल का पर्स भी उनके साथ रखते हुए बरीफ केस बंद किया और कमरे से बाहर निकल आया। राहदारी में इसने दस्ताने उतार कर जेब में रखे और कुछ कदम चलकर अकबी जीने की सीढ़ियां तय करते हुए चली मंजिल के वाशरूम में घुस गया। वहां से 1 मिनट बाद बाहर निकला और तवक्को के मुताबिक वाशरूम से निकलने वाले 3-4 अफराद में शामिल होकर होटल के बाल की तरफ बढ़ने लगा। हाल में रौनक और गहमा गहमी थी। दिन के 11 बजे का वक्त था। हाल में बैठे लोग नाश्ता करने, अखबार पढ़ने और LCD स्क्रीन पर ताज़ा सियासी खबरें सुने और तबसरे करने में मगन थे। कुछ लोग अंदर दाखिल हो रहे थे, कुछ रिसेप्शन पर मौजूद थे। बैरे उधर उधर आ जा रहे थे। कोई उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था।
वो आहिस्तगी से चलता हुआ होटल के अकबी दरवाजे की तरफ आया और वहां किसी को मौजूद न पाकर तेजी से बाहर निकल गया। सड़क पर आकर उसने पास से गुजरती हुई एक टैक्सी को रोक एयरपोर्ट वो अंदर बैठते हुए बोला और टैक्सी रवाना हो गई। इसे मालूम था कि 1 घंटे बाद एक तैयारा परवाज करने वाला है। एक नई कंपनी ने मुतअद्दिद परवाजें अब शुरू कर रखी थीं। तैयारे में दाखिल होकर वो मतलूबा सीट पर बैठा और सीट की पुश्त से कमर टुकती हुए बकिया निस्फ रकम के बारे में सोचने लगा। चूंकि थोड़ी रकम ही बरामद हो सकी थी, इसलिए अभी इसे बाकी रकम तलाश करने के लिए मजीद दौड़ धूप करना थी। वो दिल ही दिल में किस्मत को बारा भला कहने लगा। वो दागिनी मसरूफियत में फंस गया था। इस वक्त जब इसे अपना फाइनल इम्तिहान देने के लिए मुकम्मल यकसुई से तैयारी करना थी, ये दर्द सर इसे इम्तिहान से दावर कर सकता था, जबकि इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना उसके लिए जिंदगी और मौत वाला मामला था। अगर वो इम्तिहान में नाकाम हो जाता तो उर्वा इससे मुंह मोड़कर कामरान से शादी कर लेती। ये बात वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर उसके पांव जुर्म की जंजीर में जकड़े हुए थे। वहां भी मुआफी नहीं थी। वो काम से इनकार न करने का मुआयदा कर चुका था। इसे अपने दिमाग की रगें फूलती महसूस हुई। इसने अपना सर थाम लिया। तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। दूसरे दिन वो कराची डिफेंस में वाकई एक मॉडर्न तर्ज की इमारत की दूसरी मंजिल पर लिफ्ट से उतर रहा था। वो एक दरवाजे की तरफ बढ़ा जिस पर न्यू कराची इंटरप्राइजेस के अल्फाज तहरीर थे। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर सजे हुए इस्तकबालिया में दाखिल हुआ, खूबसूरत सी सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। वो इसे पसंद करती थी। सुलेमान ने भी हवाई बोसा उछाल दिया। सीधे अंदर चले जाओ मिस्टर सुलेमान, वो बड़ी अदा से चहक कर बोली। मिस्टर परवेज और दिलावर खान आपका इंतजार कर रहे हैं। सुलेमान ने इस बात में सर हिलाया और एक दूसरे दरवाजे की तरफ चल दिया, जिस पर प्राइवेट की तख्ती आवेज़ां थी। अंदर ऑफिस में परवेज खान और दिलावर खान बेताबी से सिगरेट पीते हुए इसके मुंतजिर थे। जिन्हीं परवेज खान की इस पर नजर पड़ी, वो पुरजोश लहजे में बोला, हेलो बरखुरदार, कहो एडवेंचर कैसा रहा? कामयाब, मगर सुलेमान के मुंह से खोए खोए लहजे में निकला। मगर किया? परवेज खान चौंक कर तेजी से बोला। जवाब में सुलेमान ने बरीफ केस उसके सामने रख दिया। इसमें 50 लाख रुपया है और वो रकम भी जो इसके पर्स से बरामद हुई है। सुलेमान खान ने बरीफ केस खोल दिया, मगर उसके पास तो पूरे 2 करोड़ रुपए थे। दिलावर खान, जो परवेज का खास साथी था, सारुख होते हुए बोला, बाकी रकम तुमने तो नहीं मार दी कॉलेज बुआए? सुलेमान का चेहरा सारुख हो गया, जबले के उजलात तन गए और उसका सीधा हाथ रिवाल्वर की तरफ बढ़ा जो अब भी खिले हुए बरीफ केस में यकजा सूरत में रखा हुआ था। तुम अपना मुंह बंद रखा करो, तुम जज्बाती और बेलगाम आदमी हो। परवेज ने इसे डांटा। वो बारे बारे मुंह बनाने लगा। माई डियर सुलेमान, तुम इस अहमक की बातों का बारा मत मानो, इसके पास दिमाग नहीं है, सिर्फ जुबान ही जुबान है। सुलेमान ने एक गहरा सांस लेकर हाथ वापस खींच लिया। मैं जानता हूं कि तुम हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकते, परवेज खान ने कहा। मगर अरबाज खान ने 2 करोड़ का गबन किया था। अब तंजीम हर हाल में वो रकम वापस चाहती है। मुझे बताओ कि बाकी रकम कहाँ हो सकती है, मैं जाकर ले आऊँगा। सुलेमान ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। यह हमारे कारकुनों की रिपोर्ट है, जो उन्होंने अरबाज खान के जेल से निकलने के बाद उसकी सरगर्मियों और नकलो हरकत के बारे में फराहम की थी। परवेज ने एक फाइल सुलेमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जेल से रहा होने के बाद हमने अरबाज खान को फिर से इसके काम पर लगा दिया था, मगर जब हमें मालूम हुआ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा पीने लगा है और एक रक्कासा के चक्कर में पड़ गया है, तो तंजीम की इंतज़ामिया ने इसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। मगर इससे पहले के फैसला पर अमल हो सकता, अरबाज खान को इसकी सुंगिन मिल गई और वो 2 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। परवेज खान ने कलम उठाकर कागज पर कुछ लिखा और पुर्जा सुलेमान की तरफ बढ़ा दिया। ये गुलबर्ग के इस क्लब का पत्ता है जहां वो डांसर रक्स करती है। इसका नाम सितारा है। तुम ये काम मेरे सुपुर्द क्यों नहीं कर देते? दिलावर खान ने लुकमा दिया। मैं इस कुमाश की औरतों से निमटना खूब जानता हूं। तुम जज्बाती आदमी हो, तुम्हारे लिए दूसरे काम ही मुनासिब है, परवेज खान ने नासाना लहजे में कहा और दिलावर का मिना फिर लटक गया। परवेज ने अपना रुख बदलकर सुलेमान की तरफ कर लिया।
तुम इस औरत को अपने दाम में फांस लो और बातों ही बातों में मालूम करने की कोशिश करो कि वो बकिया रकम के मुतालिक जानती है या नहीं। हम इसके साथ बिला ज़रूरत सख्ती नहीं करना चाहते, इसलिए कि अभी कुछ दिन तक अखबारात में अरबाज खान की मौत का तज़किरा होता रहेगा। तुम इसे किसी ऐसी जगह ले जाने की कोशिश करना जहां तन्हाई और सुकून हो, और उस काम के लिए हमारा दरिया किनारे वीरान मकाम पर बना हुआ बंगला बेहतरीन कयामगाह साबित हो सकता है। हमने इसके अर्द गिर्द तलिस्मात फैला रखे हैं। लोग इस तरफ जाते हुए भी डरते हैं। जब से 2 पुलिस वालों की वहां से लाशें मिली हैं, लोग थर थर कांपते हैं। परवेज खान ने प्रोग्राम समझाते हुए कहा, फिर चौंक कर बोला, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस जनाब, इम्तिहान सर पर आ रहा है और तैयारी नामुकम्मल है। ओ ये तो मसला है, मगर हमारा मिशन भी फौरी नौइयत का है। इस काम के बाद तुम जिम कर पढ़ाई करो और इम्तिहान पास कर लो। तालीम इंसान का जेवर है। परवेज खान ने मुशफ़िकाना अंदाज से सुलेमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि दिलावर खान करा कर रह गया। इसकी अंगारा आंखें सुलेमान को घोर रही थीं। सुलेमान गुलबर्ग 3 के मॉडर्न और शानदार क्लब होटल ब्लू मून में दाखिल हुआ। रिसेप्शन गर्ल ने सितारा का नाम सुआन कर नफ़ी में सर हिलाते हुए बताया कि आज इसका रक़्स नहीं था। वो जल्द ही अपने फ्लैट पर चली गई थी। वो काउंटर से हिटकर एक बैरे के पास आकर रुका और इसे नोटों की झलक दिखाकर एक करीबी मेज पर ले गया। इसके हाथ की सुनहरी घड़ी, महंगे सिगरेट और उंगलियों में बेशकीमत अंगूठियां देखकर वेटर मरूब सा हो गया था। मुझे डांसर सितारा के फ्लैट का एड्रेस दरकार है, इस शर्त पर कि तुम किसी से भी इस बात का तज़किरा नहीं करोगे। मगर जनाब वाला, मुझे सितारा के फ्लैट का एड्रेस मालूम नहीं। मैनेजर आ रिसेप्शन पर बैठी लड़की ही बता सकती है। बैरा गुड़बड़ा कर बोला, सब कुछ मुमकिन है माई डियर। सुलेमान ने 5000 के नोट को रूल करते हुए इसका एक सरा बैरे के हाथ में छेविया तो वो मुस्करा दिया। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं, मगर 10,000 रुपए होंगे। 5 रिसेप्शन वाली लेगी और 5 में। बैरा मुस्करा करा बोला। नोट देखकर उसकी राल टपक पड़ी थी। वो काउंटर पर गया और 2 मिनट बाद कागज की एक चट सुलेमान की तरफ बढ़ा दी। रात 12 बजे का वक्त था। क्लब की रौनक मांद पड़ गई थी। गुलबर्ग चौक में सियासी जलसा था, इसलिए लोग इस तरफ मुतवज्जे थे। दाखिली दरवाजे पर कुछ लड़के और लड़कियां दिखाई दे रहे थे जो शायद टूरिस्ट थे। सुलेमान क्लब से बाहर आकर टैक्सी में सवार हुआ और फैसल टाउन के फ्लैट्स की तरफ रवाना हो गया। रात 1 बजे का वक्त था जब वो फैसल टाउन फ्लैट के ऊँघते हुए चौकीदार के पास से गुजरकर नीम तारीख जीने की तरफ बढ़ता चला गया। फ्लैट्स की मेन रोड वाली साइड पर इस वक्त भी काफी रौनक दिखाई दे रही थी, मगर वस्ती मकाम पर अंधेरा और सन्नाटा था। चौकीदार शायद नशा करने का आदी था। वो कुर्सी पर सोया पड़ा था। सुलेमान होले होले सीटी बजाता, बालों में उंगलियां फेरता हुआ तीसरी मंजिल पर पहुंचा। इसी वक्त जोर से बिजली चमकी। उसकी रोशनी में इसने जीने के इख्तिताम के सामने सितारा के फ्लैट के कुंडे पर पड़ा हुआ बड़ा सा ताला देख लिया जो इसका मुंह चला रहा था। इसने जीने से ऊपर राहदारी में आकर तायराना निगाह डाली। छोटे छोटे पुरानी साख्त के पहले बल्ब रोशन थे, जिनकी रोशनी माहौल को आजागर करने के लिए नाकाफी थी। ये फ्लैट नंबर 220 था। वो चंद लम्हे बेबसी के आलम में खड़ा दरवाजे को झूरता रहा, फिर वापस हो लिया। चौकीदार अब भी अलिफाविंगे रहा था। सुलेमान अपना पिस्तौल जेब में टूलता हुआ फ्लैट्स के सामने वाक़े बागीचे की तरफ बढ़ गया। वो इस फ्लैट की निगरानी करने का इरादा रखता था। इसी वक्त बादलों की बार बार गरज के साथ बिजली चमकने लगी और फिर गिलगिलाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुलेमान घने दरख्त के नीचे इकेड़ा हुआ। वो कुछ भीग गया था, लेकिन इसे क्या परवाह थी। वो तो अपना मकसद हासिल करने के लिए बेचैन था। इसकी जेब में एक पुलिस ऑफिसर का जाली कार्ड भी मौजूद था, जो इसे लोगों से तहफ़्फ़ुज़ दे सकता था। तकरीबन 15-20 मिनट बारिश होती रही। वो दरख्त के नीचे से खिसक कर एक शेड के नीचे चला आया और सिगरेट सुलगाकर गहरे गहरे किश लेने लगा। बल्बों की रोशनी में बाग ढला हुआ और महका हुआ दिखाई दे रहा था। फूलों की भीनी भीनी खुशबू बाग में फैली हुई थी। बारिश का जोर टूट गया और बादलों के बीच से सितारे और रोशन चांद झांकने लगा। वो तसव्वुर ही तसव्वुर में उर्वा को बाग की रविश पर टहलता हुआ देखने लगा। वो दोनों बेफिक्री और दिल बस्तगी के साथ घूम फिर रहे थे। खुलते हुए फूल और टहनियों पर झुके हुए माल्टे और सेब उन्हें झकझक कर सलामी दे रहे थे। इसका खूबसूरत तसव्वुर इस वक्त टूटा जब एक छोटी सफेद कार जीने के सामने रविश पर आकर रुकी।
चौकीदार इस भी वक्त सोया हुआ था। कार का पैसेंजर सीट वाला दरवाज़ा खुला और सितारा बाहर निकलकर कार के दूसरे दरवाजे की तरफ चली आई। कार के अंदर बैठा हुआ सुनहरी बालों वाला खूबसूरत लड़का हाथ हिलाता हुआ स्टार्ट गाड़ी को ट्रेन देकर मेन रोड की तरफ रवाना हो गया। सितारा अपने हैंड बैग को घुमाती हुई जीने पर कदम उठाने लगी। वो वाकई आसमान का सितारा ही मालूम हो रही थी। इसके सिल्वर कलर के लिबास से चमक और खैरगी फूट रही थी। वो हसन और शबाब का पैकर थी। सुलेमान की निगाह बराबर इस पर जिमी हुई थी। वो अपने अखरूट कलर के बालों को झटकती तो सुलेमान के दिल की धड़कन तेज हो जाती। वो दबे पांव भागकर करीब आते हुए इसे जीने से ऊपर जाता हुआ देख रहा था। इससे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी रोमांटिक फिल्म की शूटिंग में हिस्सा ले रहा है। फिर वो रोमानवियत के हिसार से बाहर निकला और रिवॉल्वर पर हाथ जमाता हुआ तेजी से दबे पांव सीढ़ियां तय करने लगा। वो अपने कमरे का दरवाजा खोल रही थी जब वो इसके बदन से उठने वाली मशहूर कुन खुशबू सूंघता हुआ उसके करीब चला गया। हेलो मिस सितारा, सुलेमान ने झककर बादब लहजे में कहा। सितारा एकदम चौंक कर सीधी हुई और मुड़कर फटी फटी निगाहों से इसको देखने लगी। तुम कौन हो? रात के 1:30 बजे क्या लेने आए हो? सितारा के मुंह से राख राख कर निकला। मिस सितारा, मैं एक रोजनामे का रिपोर्टर हूं और आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। लेकिन आधी रात के वक्त क्यों आए? इस वक्त तो चोर उचक्के और डाकू ही आते हैं। सितारा ने दुरुस्त लहजे में कहा। मैडम, मैं कई दिनों से आपसे मिलने, ऑटोग्राफ लेने और इंटरव्यू करने का मतमन्नी था, मगर क्लब वाले आगे ही नहीं जाने देते, अब तक पहुंचने ही नहीं देते। सुलेमान ने नजरें झुकाते हुए मस्कीन सूरत बना ली। क्या नाम है तुम्हारा? सितारा ने नजरें इसके चेहरे पर गाड़ दे। सुलेमान के नाम बताने पर वो बोली, नाम तो अच्छा है लेकिन आने का वक्त बिल्कुल गलत। आप मुझसे कल शाम 8 बजे क्लब के लाइब्रेरी रूम में मिल ले। मैं ऑटोग्राफ और इंटरव्यू दे दूंगी। वो ग्रीन शीशों वाला कमरा। सुलेमान ने इस्तफसार किया। हाँ, अब तुम जा सकते हो। मैं थकी हुई हूं, आराम करना चाहती हूं। सितारा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और फिर दरवाजा बंद कर लिया। सुलेमान 1 मिनट वहां खड़ा रहा, फिर वापस हो लिया। फिलहाल इतना ही तारुफ काफी था। अगली सुबह सितारा अपने फ्लैट से बाहर निकली और टैक्सी में सवार होकर किसी तरफ रवाना हो गई। कोई बेताबी से इसके जाने का मुंतजिर था। इसके जाते ही सुलेमान बाल्टी, झाड़ू और सफाई करने वाली दीगर अशिया लिए जीने की तरफ बढ़ने लगा। दिन के वक्त ड्यूटी देने वाला चौकीदार आज लेट हो गया था। वो तेज तेज कदम उठाता जीना उबूर करने लगा। ऊपर आकर उसने राहदारी सा निशान देखकर मास्टर की, जो परवेज खान का एक साथी इसे दे गया था, मास्टर की मदद से सितारा के फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाजा भीड़ दिया। वो तेजी से सफाई के बहाने इसके फ्लैट की तलाशी लेने लगा। राहदारी में लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई दी, मगर हर शख्स जल्दी में था। किसी ने सितारा के दरवाजे के खुले ताले का नोटिस न लिया। सुलेमान ने पूरे कमरे की तलाशी ली, मगर इसे छपाई हुई दौलत नोटों की सूरत में ना मिली। वो सफाई का सामान पकड़े बाहर निकला तो एक बूढ़ी औरत ने इसे आवाज दे दी। वो इसे अपने फ्लैट में ले गई और कुछ सफाई वगैरह करवाने लगी। सुलेमान अंदर का अंदर सुलग उठा, मगर वो इसे नाराज नहीं करना चाहता था। उसने बुढ़िया को बताया कि इसका भाई बीमार है, लिहाजा वो इसकी जगह सफाई के लिए चला आया था। बुढ़िया ने इसे 100 रुपया थमाया। वो शुक्रिया का लफ्ज कहता हुआ जल्दी से बाहर निकल आया। गुमशुदा दौलत का सुराग लगाना एक मुश्किल काम था, जिसका एहसास इसे अब हो रहा था कि बंदा मारने की निस्बत गुमशुद दौलत को दस्तयाब करना ज्यादा मेहनत तलब और दुश्वार काम है। रात 8 बजे सुलेमान ने ब्लू मून क्लब में अपना प्रेस कार्ड दिखाया। तब काउंटर गर्ल ने इसे एक बैरे के साथ सितारा को इत्तला देकर लाइब्रेरी रूम में भेजा। एक दिन मैन अपनी मूंछों को बिल देता हुआ उसे घोर रहा था। सुलेमान के पास नोटबुक, बॉल पॉइंट और छोटा टेप रिकॉर्डर मौजूद था। उसमें इशारा पाकर वो अशिया मेज पर रख दे सितारा की इजाजत से इसके सामने आरामदेह नशिस्त पर बैठ गया। मेज पर अखबारात और फैशन मैगजीन्स बिखरे हुए थे। मेज के बीचों बीच कोल्ड ड्रिंक और 2 गिलास रखे थे। सुलेमान ने तैयार शुदा सवालात किए। सितारा ने हर सवाल का मुनासिब जवाब दिया।
इस तरह ये मुलाकात तमाम हुई। सुलेमान का प्रोग्राम था कि इससे दूसरी मुलाकात ड्रामाई अंदाज से करे और अपनी आमद का मकसद भी इसके गोश गुजार कर दे। वो जैसे ही क्लब के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ा, दावर खड़ी सितारा ने अपने वफादार वेटर को इनाम देकर उसके ताक़ुब में रवाना कर दिया। सुलेमान बाहर निकल के चंद लम्हे इधर अलिफादेर मोहतात अंदाज से देखता हुआ खड़ा रहा, फिर कुछ दावर खड़े एक रिक्शा की तरफ चलने लगा। वेटर बाला बाहर निकलकर उसे रिक्शा में सवार होते देखने लगा। इसी वक्त इसका दोस्त वेटर शौकत अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड से निकालकर सड़क पर ले आया। जो नहीं रिक्शा हरकत में आया, मोटरसाइकिल भी इसके ताक़ुब में मुतहर्रिक हो गई। अचानक बिस्तर पर सोते सोते एक चीख के साथ सुलेमान की आंख खुल गई। इस लम्हे इसने कमरे की खुली खिड़की को देखा जिसे वो बंद करके सो गया था। वो तेजी से करवट बदल गया और तेज चमकता हुआ खंजर जोर से इसके बिस्तर पर अलगा। सियाह लिबास पहने लड़के ने खंजर बिस्तर से खींचा। सुलेमान लुढ़क कर बिस्तर से नीचे आ गया। वहशी लड़का दोबारा इस पर हमला आवर हुआ। सुलेमान चंद कदम पीछे हटा, फिर तेजी से इसके खंजर वाले लहराते हाथ को अपने दाएं हाथ में जकड़ लिया। लड़का जोर आजमाई करते हुए गिरा। इसका दूसरा हाथ भी सुलेमान ने अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा था, जिस पर नोकदार चूंच वाला सियाह दस्ताना चढ़ा हुआ था। दोनों में पूरी ताकत के साथ जोर आजमाई होने लगी। लड़का सितारा के इश्क में दीवाना हो रहा था। वो वर्जिशी जिस्म का मजबूत लड़का था, लेकिन सुलेमान कुदरती तौर पर ताकतवर और फुर्तीला नौजवान था। कभी वो इसे पीछे धकेल देता, कभी लड़का उसे पीछे ले जाता। तुम क्यों मुझे मारने आए हो? सुलेमान ने पूछा। तुम मेरी महबूबा के पीछे पड़ गए हो, लड़का चीखा। इसी वक्त भागते कदमों की आवाजें आईं, फिर सुलेमान के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा हिलने लगा। शायद तुम्हारे मददगार आ गए, सियाह लिबास वाला लड़का कुछ परेशान होकर बोला, और फिर एक झटके के साथ सुलेमान से अलग होकर बड़ी फुर्ती से खिली खिड़की में से गुजरकर बाहर गली में भागता चला गया। लड़का झुंझलाहट में अपना खंजर वहीं फेंक गया था। सुलेमान ने ताक़ुब बेकार समझा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। परवेज खान के 4 साथी इसके सामने खड़े थे। सुलेमान ने खिड़की का जायजा लिया। शायद वो रात के वक्त चटखनी लगाना भूल गया था। मजीद सोने के बजाय इसने कुछ कार्रवाई करने की ठानी। रात के आखिरी पहर प्यास की वजह से सितारा की आंख खुल गई। पानी पीने के बाद जब वो बिस्तर की तरफ बढ़ी तो दाएं जानिब की खिड़की के भारी पर्दे के पीछे से खांसता हुआ सुलेमान इसके सामने आ गया। इसके हाथ में रिवॉल्वर था। इसे देखकर सितारा की आंखें हैरत से फैल गईं, जबकि सुलेमान उसकी हैरत पर हंस पड़ा। मैं जिंदा हूं। तुम्हारा आशिक मुझे कत्ल करने में कामयाब नहीं हो सका। भला एक बकरा शेर का मुकाबला किस तरह कर सकता है? सितारा ने गुस्से से निचला होंठ दांतों में दब लिया, ताहम कुछ बोली नहीं। सुलेमान इसके करीब चला आया। मिस सितारा, तुम अरबाज खान की महबूबा रह चुकी हो। इस लड़के को तुमने हाल ही में पेंसा है। दिलावर खान ने परवेज खान की जो 2 करोड़ की रकम उड़ाई थी, इसमें से 50 लाख रुपया मैं बरामद कर चुका हूं। बाकी रकम कहाँ है? सुलेमान ने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। सितारा ने हैरत से आंखें पीपटाएं और टाल मटोल करने लगी कि इसे कुछ मालूम नहीं। तब सुलेमान ने पिस्तौल का ट्राइगर दबा दिया। पिस्तौल से धुएं की लकीर निकलकर सितारा के चेहरे पर पड़ी और वो लड़खड़ा कर बेहोश होने लगी थी कि सुलेमान ने आगे बढ़कर उसके पुरशबाब बदन को गिरने से बचा लिया। सितारा की आंख खुली तो वो सुलेमान के साथ दरिया के किनारे वीरान मकाम पर बने एक आसेब ज़दा बंगले में कैद थी। इसके दाएं बाएं 2 आदमी खड़े थे जो इसके लिए अजनबी थे। इसी असना में अचानक तेज बारिश के साथ ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज में सानाई देने लगी। सुलेमान अपनी किताबें छोड़कर खारजी दरवाजे की तरफ भागा और बैरूनी दरवाजा खोल दिया। गेट पर दिलावर खान खड़ा था। सुलेमान ने इससे अंदर आने का इशारा किया और इस कमरे में ले गया जहां सितारा मौजूद थी। इसका नाम सितारा है। इसके अरबाज खान से ताल्लुकात थे, मगर ये कहती है कि रकम उसके पास नहीं। अरबाज खान ने इसे रकम की हुआ भी नहीं लगने दी। सुलेमान ने बताया, ये झूठ बोल रही है।
दिलावर खान ये कहते हुए सितारा की तरफ बढ़ा ही था कि सुलेमान तेजी से इसके और सितारा के दरमियान इकड़ा हुआ। क्या तुम्हें परवेज खान ने यहाँ भेजा है? इसने पूछा। नहीं, मैं खुद आया हूँ ताकि इससे पूछ कुछ कर सकूं, दिलावर खान ने जवाब दिया। तुम्हें कोई एतराज है? हाँ, मुझे एतराज है, सुलेमान ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। यह सुनते ही वहां मौजूद दोनों आदमी अपनी जगह से उठकर दिलावर खान के दाएं बाएं खड़े हो गए। सुलेमान को सूरत हाल समझने में जरा भी देर न लगी थी। कोई बात नहीं, दिलावर खान मुस्कुराया। मैं तुम्हें समझाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया हूं। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, सुलेमान ने जब्त करते हुए कहा। तुम भी बात बढ़ाने की कोशिश मत करो। मैं परवेज खान के लिए काम करता हूं और मेरा फर्ज है कि मैं काम को इस तरह अंजाम दूं जिससे वो मुतमईन हो। इससे पहले कि मैं और तुम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे बाद में पछताना पड़े, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम परवेज खान को फोन कर लें? अब ये मुमकिन नहीं कॉलेज बुआ। दिलावर खान का लहजा और मुस्कुराहट अजीब थी। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि परवेज खान मर चुका है। सुलेमान एकदम सख्ता में आ गया। इसका चेहरा सफेद पड़ गया। इसे अपने जिस्म में सर्दी की तेज लहरें दौड़ती महसूस होने लगी। मैं गलत नहीं कह रहा, दिलावर खान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। कल रात अचानक इसका इंतकाल हो गया। ऐसा मालूम होता है कि जो आखिरी दर्द इसके उठा था वो अल्सर का नहीं बल्कि दिल का था। चुनांचे जब तक तंजीम के बड़े कोई दूसरी हिदायत जारी ना करें, परवेज की जगह मैं उसके काम का इंचार्ज हूं और मैं समझता हूं कि अगर मैं बाकी रकम बरामद करने में कामयाब हो जाऊं तो तंजीम की इंतजामिया पर मेरी कारकर्दगी का अच्छा असर पड़ेगा। ये कहते हुए इसने अपने दाएं तरफ खड़े साथी टोनी की तरफ देखा। इसे लोगों की जबान खुलवाने में काफी महारत हासिल है। सुलेमान अगरचे सितारा की तरफ नहीं देख रहा था, मगर इसे एहसास था कि वो बारी तरह कांप रही है। इसने इसकी मदद का फैसला कर लिया। तो ये है पूरी दास्तान कॉलेज बुआ, दिलावर खान कह रहा था। अब भी कोई एतराज है? नहीं, सुलेमान ने कुछ सोचते हुए नफी में सर हिलाया। मैं समझता हूं ऐसी सूरत में अब तुम ही बास हो। दिलावर खान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और टोनी को कहा कि वो सितारा को दूसरे कमरे में ले जाए। टोनी मुस्कुराता हुआ सितारा की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी इसने 2 कदम ही अलिफाटे थे कि सुलेमान ने फुर्ती से अपनी पतलून की पेटी में लगा हुआ रिवॉल्वर निकाला और एक के बाद दीगरे 2 फायर इसके सीने में झोंक दिए। टोनी कोई आवाज निकाले बगैर खून उगलता ढेर हो गया। दिलावर खान का मुंह हैरत और खौफ से खुले का खुला रह गया। सुलेमान तेजी से इसकी जानिब घूमा और उसकी तीसरी गोली दिलावर खान के हल्के पार हो गई। इतनी देर में इसका दूसरा साथी रिवॉल्वर निकाल चुका था, मगर इससे कबल के वो फायर करता सुलेमान ने लगातार 3 गोलियां इस पर फायर कर दे, फिर भी इसने गिरते गिरते एक फायर कर दिया जो सुलेमान के सीने में लगा। वो फर्श पर गिर पड़ा। इसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। सितारा तेजी से इसकी जानिब बढ़ी। शुक्र है तुम मेरी मदद के लिए मौजूद हो, सुलेमान ने एक हाथ अपने जख्म पर रख कर कराते हुए कहा, फिर दीवार से पुश्त लगाकर बैठ गया। इसकी नजरों के सामने अंधेरा छाने लगा था। नीम बेहोशी में सितारा के हाथ से अपने जिस्म पर रेंगते हुए महसूस हुए। वो इसकी जेबें टूल रही थी। सुलेमान को हैरत हुई। इसने आंखें खोल कर देखा। सितारा इसकी जेब से कार की चाबी निकाल रही थी। तुम क्या कर रही हो? उसने भारी आवाज में पूछा। यहां से जाने की तैयारी, सितारा ने गैर जज्बाती लहजे में कहा। मगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, वो मिल्तजियाना लहजे में बोला। सितारा ने सुनी अनसुनी करते हुए इसका और दिलावर खान के दूसरे साथी का रिवॉल्वर उठा लिया। अगर फिर किसी ने मुझसे बाकी रकम छीनने की कोशिश की तो ये मेरे काम आएंगे, इसने जैसे अपने आप से कहा और तेजी से दोनों रिवॉल्वर अपने बैग में रख लिए। फिर एक तौलिए से चीजों पर से अपनी उंगलियों के निशानात की साफ करने लगी। अभी वो काम से फारिग हुई थी कि उसने अपने करीब किसी के कराहने की आवाज सुनी। वो चौंक कर पलटी तो इसका मुंह हैरत से खुला रह गया। सुलेमान दीवार का सहारा लिए खड़ा था और उसके होठों पर खूनी मुस्कुराहट थी। तुम दिलावर खान के पहले साथी को भूल गई,
वो रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ करते हुए बड़ी मुश्किल से बोला। एक रिवॉल्वर उसके पास भी था। मैंने ये बात पहले ही जान ली थी कि तुम रकम के मुतालिक जरूर कुछ ना कुछ जानती हो, फिर भी मैंने तुम्हारी मदद करना चाहिए। अब जब मेरी जिंदगी खत्म हो रही है तो फिर तुम क्यों जिंदा रहूं? इसने चंद गहरे गहरे सांस लिए, फिर आहिस्ता से बोला, अगर तुम इस वक्त मेरी मदद करने पर आमादा हो जाती तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता। मगर उसने मुस्तरिब लहजे में कहा। इसके सीने से खून तेजी से निकल रहा था। तुम एक संगदिल औरत हो। ये कहते हुए इसने टरगिर दबा दिया। ये इसकी जिंदगी की आखिरी गोली थी जो हमेशा की तरह अपने हदफ के सीने में पेवस्त हो चुकी थी।